नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इस सब के बीच विपक्ष लगातार एक सवाल उठा रहा है कि रेलवे का जो एक तकनीक जिसे कवच नाम दिया गया था उसका क्या हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि रेलवे के कवच प्रोजेक्ट को लेकर जिसे रेलवे ने जीरो एक्सीडेंट टारगेट हासिल करने के लिए लॉन्च किया था उसका क्या हुआ है। हालांकि रेलवे के प्रवक्ता का कहना है कि जिस रूट पर ये एक्सीडेंट हुआ है उस रूट पर कवच सिस्टम नहीं लगा था। कवच सिस्टम जो है इसकी डेमो इसका 1 साल पहले दिखाया गया था, जिसमें रेल मंत्री ने एक दावा किया था कि आमने सामने से आगे पीछे से अगर ट्रेन एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो एक कवच सिस्टम लागू हो जाएगा और ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। ये डेमो रेल मंत्री ने बीते साल दिखाया था। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए विकसित किया था। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 से काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS था। इस सिस्टम को विकसित करने के लिए जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय रेलवे में जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ये सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक सेट है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस को ट्रेन, ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। ये सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप करता है तो एक कवच एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल हासिल कर लेता है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो ये पहली वाली ट्रेन के मूवमेंट को रोक देता है। जो दावा है रेलवे का वो ये है कि अगर कोई ट्रेन सिग्नल जंप करती है तो 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी ट्रेनों की मूवमेंट रुक जाएगी। इसे अलग अलग जोन में धीरे धीरे इंस्टॉल किया जाना है। बालासोर में जो ये हादसा हुआ है ये बताया जा रहा है कि आउटर लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा बाजार से लगभग 300 मीटर दूर डिरेल हुई। यह हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उसकी बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी, जिस पर तेज़ रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। देखिए, ये बहुत बड़ा हादसा है। देश के प्रधानमंत्री भी इस पर चिंता, दुख जता चुके हैं। इसके अलावा तमाम नेता अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे ने निश्चित तौर पर देशवासियों की चिंता बढ़ा दी है। इतनी अत्याधुनिक तकनीक होने के बावजूद हम इस हादसे को नहीं रोक पाए और सैकड़ों लोगों की जान चली गई और न जाने कितने लोग अभी भी घायल हैं। इस हादसे के बाद वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जो नियमित तौर पर ट्रेन में सफ़र करते हैं। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उसके लिए हमको टिकट लेना पड़ता है।
टिकट के साथ ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये हम सभी जानते हैं कि इस हादसे में जो शिकार लोग हुए हैं उनकी जान की कीमत कुछ नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्रेन का ऑनलाइन टिकट बुक कराने के दौरान इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ओर से यात्रियों का बीमा भी किया जाता है। इस बात से बहुत कम लोग जानते हैं, इस बात को बहुत कम लोगों को पता है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कवर दिए जाने का प्रावधान है। देश में जब भी लंबी दूरी के सफ़र की बात होती है तो लोग ट्रेन के सफ़र को ही ज़्यादा बेहतर मानते हैं। रेल के सफ़र के अपने कई फ़ायदे भी हैं। डिजिटलकरण के इस दौर में बिना टिकट काउंटर पर समय गंवाए घर बैठे टिकट लिया जा सकता है। सीट चुनने से लेकर सफ़र के दौरान खान पान के लिए तमाम ऑप्शन आपके पास होते हैं। इन सब के साथ टिकट बुक कराने के दौरान ही आपको इंश्योरेंस का विकल्प भी दिया जाता है, जिसके जरिए सफ़र के दौरान किसी भी आपात स्थिति में होने वाले नुकसान के साथ साथ जान माल की हानि भी इसमें कवर होती है। IRCTC ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को महज 35 पैसे के शून्य प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर करता है। ये विकल्प ऑप्शनल है, यात्री चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो ना ले। जब आप IRCTC की वेबसाइट के जरिए अपना ट्रेन टिकट बुक कराते हैं तो वहाँ पेमेंट प्रोसेस के दौरान आपको यात्रा बीमा का विकल्प भी मिलता है। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपको 35 पैसे में ये बीमा कवर मिल जाता है। ख़ास बात यह है कि एक PNR के जरिए जितने भी यात्रियों के टिकट बुक हुए हैं उन सभी पर ये नियम लागू होता है। IRCTC द्वारा दिए गए इस बीमा कवर के संबंध में जारी दिशा निर्देश पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अगर यात्रा के दौरान कोई हादसा हो जाता है, यात्री चोटिल होता है या फिर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो उसे 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 7.5 लाख रुपए कवर देने का प्रावधान है। अगर हादसे के दौरान यात्री की जान चली जाती है तो उसके पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये, मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रुपए तक का कवर रेलवे आपको देता है। ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। इस हादसे में मारे गए सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदना है। बात राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसके बाद से भारत की राजनीति में हंगामा मच गया है। बयान देने के बाद से ही भाजपा राहुल पर हमलावर है और कह रही है कि उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। दरअसल मुस्लिम लीग और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये 2 अलग पार्टियां हैं और दोनों में अंतर है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनाने के लिए 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश में 3000 मुस्लिम लोगों की मौजूदगी में एक प्रस्ताव पास हुआ था और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनाने के लिए 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश में अधिवेशन हुआ था, जिसमें 3000 लोगों के बीच ये प्रस्ताव पास हुआ और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देश की पहली राजनीतिक पार्टी थी जो केवल मुस्लिमों के लिए बनी थी। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। इसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ में था, लेकिन लंदन में भी इसकी एक ब्रांच थी। बंगाल के 1905 में विभाजन के बाद से अलग मुसलमान देश बनाने की मांग तेज हो गई थी और इसीलिए मुस्लिम लीग पार्टी को बनाया गया था। राहुल ने अपने बयान में मुस्लिम लीग का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुस्लिमों के लिए बनी मुस्लिम लीग किसी भी तरह से धर्मनिरपेक्ष थी या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदस्यता 1913 में ली थी। हालांकि उस समय तक वो कांग्रेस के सदस्य थे। 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। वर्ष 1930 में देश में पहली बार मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने आधिकारिक तौर पर अलग मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग देश की मांग की। इसका पार्टी के कुछ नेताओं ने विरोध भी किया। उन्होंने अलग पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली थी। मुस्लिम लीग की मांग पर ही भारत का बंटवारा हुआ था और इसी दौरान जो हिंदुओं का नरसंहार किया गया था और इसके बाद बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था। देश के आज़ाद होने के बाद मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने फिर से भारत में नई पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई। दरअसल नेहरू धर्म के आधार पर पाकिस्तान के बाद भारत में समुदाय विशेष की पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि भारत में मुस्लिमों को ऐसी किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि भारत के लिए सांप्रदायिक और कट्टरपंथी सोच अब सही नहीं है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के प्रगति के नाम पर एक संगठन बनाने की बात उठी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम से 1948 में पार्टी बनाई गई।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ही आज़ादी के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम दिया गया था, जिसने जिन्ना की मुस्लिम लीग का एक समय पर विरोध किया था। ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग ने बाद में भारत के संविधान में हिस्सा लेते हुए चुनाव लड़ा, लोकसभा में उसके सांसद भी रहे। केरल और तमिलनाडु में पार्टी का आज भी अच्छा प्रभाव है। चुनाव आयोग ने इसको केरल में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी दे रखा है। इस समय केरल विधानसभा में उनके 18 विधायक हैं। एक समय भारतीय जनता पार्टी ने भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन किया था। 2012 में नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भाजपा ने अपना मेयर बनाने के लिए इस पार्टी का सहारा लिया था। नागपुर में अपना मेयर बनाने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 विधायकों ने भाजपा को समर्थन किया था। गाजियाबाद और हापुड़ की सीमा से लगता गांव गालंद आजकल चर्चा में है। दरअसल नगर निगम यहां अपनी 45 एकड़ ज़मीन पर कब्जा पाना चाहता है, जबकि स्थानीय ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। आज भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। गालंद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की ज़मीन को लेकर गाजियाबाद नगर निगम प्रशासन और गांव के आसपास के किसान आमने सामने आ रहे हैं। एक तरफ नगर निगम कल से गालंद स्थित अपनी 45 एकड़ ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए बाउंड्री तैयार करने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी ओर आसपास के किसान इसका विरोध करने की तैयारी में हैं। किसानों की महापंचायत पिछले कई दिनों से चल रही है। शुक्रवार को भी यहाँ पंचायत हुई थी और आज भी गालंद के तालाब पर लोग एकत्र हुए। यहाँ ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि अगर नगर निगम की टीम अपनी ज़मीन की बाउंड्री कराने के लिए मौके पर पहुँचती है तो इसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए सभी ग्रामीणों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इससे लगता है कि एक बार फिर से गालंद में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। किसी ने कोई पीट दिया, वहां पे कोई अधिकारी पीट दिया। नगर निगम प्रशासन को भी लगता है कि इस बार भी टकराव हो सकता है। यही कारण है कि इस बार उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जमीन पर कब्जा लेने और बाउंड्री तैयार कराने का प्लान तैयार किया है। इसी प्लान के चलते यूपी सरकार भी नगर निगम पक्ष में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने जा रही है। इस बार हापुड़ पुलिस प्रशासन को भी शासन से निर्देश है कि उन्हें जमीन पर निगम का कब्जा दिलाना ही है। गालंद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई कल शुरू होगी। आज शाम से ही 10 कंपनी फोर्स गालंद पहुंच जाएगी, ऐसी सूचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। शालीमार गार्डन क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप मालिक से 8 लाख रुपए की लूट हो गई है। पेट्रोल पंप मालिक बैंक में पैसा जमा कराने के लिए घर से निकला था, तभी एक बाइक उनकी गाड़ी के सामने आ गई। वो बात कर ही रहे थे कि कार में सवार लोग उनका पैसों से भरा बैग लेकर भाग गए। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में ऑयल कारोबारी और पेट्रोल पंप के मालिक विक्रांत सिंह से 8 लाख के कैश की लूट हो गई। डीसीपी ट्रांसहिंडन विवेक चंद्र यादव और एसीपी शालीमार गार्डन ज्ञान प्रकाश राय के अलावा अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसीपी शालीमार गार्डन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राजेंद्र नगर में बुद्धा पार्क के पास पेट्रोल पंप संचालक विक्रांत सिंह, जो सेक्टर 2 राजेंद्र नगर में रहते हैं, उनके साथ लूट हो गई है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति से 2 लड़के बैग छीन के भाग गए हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची, वादी से बात किया विक्रांत, जो कि एक पेट्रोल पंप चलाते हैं, तो वो अपने घर से आज सुबह निकले थे। घर से करीब 200-300 मीटर के आगे उनकी कार के पास एक बाइक वाला लड़का आया और वो उनसे गलत लेन में चलने को लेकर के उनसे बहस करने लगा। इसी बीच जब वो बहस के बाद अपनी गाड़ी पे वापस पहुंचे, उसे पता चला कि उनके बैग से जो कि वो करीब 7,65,000 रुपये लेके निकले थे, वो नहीं है। प्रथम दृष्टया ये इस तरह की टप्पेबाजी की घटना लगती है, क्योंकि उसके पीछे संभवतः कोई व्यक्ति था जो इनका बैग पीछे से लेके चला गया, क्योंकि उसके बाद वो लड़का भी चला गया। पेट्रोल पंप स्वामी विक्रांत सिंह ने बताया कि उनका पेट्रोल पंप शक्ति खंड 2 इंदिरापुरम में है। वो आज बैंक में 8 लाख की रकम जमा कराने के लिए अपने घर से निकले थे। जब वो बुद्धा पार्क के पास पहुंचे तो वहां तेज गति से आए बाइक सवार ने अपनी मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी के आगे लगा दी। उसी समय कार में सवार होकर आए बदमाशों ने उनकी गाड़ी में रखा बैग उठा लिया, जिसमें 8 लाख रुपए थे। पुलिस ने विक्रांत सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस इसे लूट नहीं बल्कि टप्पेबाजी की घटना मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट।
चौधरी मोड़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा आज अखाड़े में बदल गई। एक वकील किसी काम से बैंक पहुंचा था, वहां बैंक कर्मियों से उसकी कहासुनी हो गई। उसके बाद वहां और भी वकील इकट्ठे हो गए। विवाद बढ़ने की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर अंबेडकर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों और वकीलों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और 2 एसीपी के साथ डीसीपी सिटी जोन निपुण अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग करके माहौल को शांत किया। डीसीपी सिटी जोन निपुण अग्रवाल ने बताया कि किसी वित्तीय मामले को लेकर एक अधिवक्ता पीएनबी की शाखा पहुंचे थे। किसी बात पर उनका बैंक कर्मी से विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट में बदल गया। इसी बीच वकील ने घटना की सूचना अपने साथी अधिवक्ताओं को दी। उसके बाद वकीलों और बैंक कर्मचारियों में विवाद हो गया। वकील उस समय शांत हुए जब डीसीपी निपुण अग्रवाल ने उन्हें उचित और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान अंबेडकर रोड से लेकर चौधरी मोड़ तक जाम भी लग गया। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने एहतियातन शांति भंग करने के मामले में कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। उधर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ बैंक कर्मचारियों ने अभद्रता की थी और हाथापाई भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। ठाकुर द्वारा तिराहे के पास एक बस ने दूसरे वाहन में टक्कर मार दी। इससे गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और सड़क पर हंगामा भी किया। इसकी वजह से पूरा ठाकुर द्वारा तिराहा जाम हो गया। उसके बाद पुराना बस अड्डा चौराहा भी जाम की चपेट में आ गया। यातायात का दबाव बढ़ा तो पूरा हापुड़ रोड ही जाम हो गया। यहाँ घंटों तक वाहन रेंगते रहे। समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव आज गाजियाबाद पहुंची थी। यहाँ आरडीसी स्थित पार्टी के कार्यालय पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने महिला सभा के कार्यों की समीक्षा भी की। रिबू ने कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल समाजवादी पार्टी में ही है। समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव आरडीसी स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची। समाजवादी पार्टी का महिला संगठन मजबूती के साथ खड़ा करने को लेकर उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा नारी शक्ति को आगे लेकर चली है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का महिला संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ खड़ा नजर आएगा। आरडीसी स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचने पर समाजवादी पार्टी की महिला नेत्रियों ने प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव का जोरदार अभिनंदन किया। यहां उनको फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। आज इस महीने का पहला शनिवार था। इस दिन तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाता है। आज एसडीएम सदर विनय सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी। अनेक लोग अपनी समस्याएं लेकर वहां पहुंचे थे। शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर उनके निस्तारण के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों जेल में बंद हैं। इस दौरान उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति दे दी, मगर मनीष अपनी पत्नी से मिल नहीं सके क्योंकि उनके घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है। मनीष सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर कोर्ट ने मनीष को आज कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी। सिसोदिया पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने भी पहुंचे। पत्नी से मुलाकात के लिए कोर्ट ने सिसोदिया को राहत तो दी, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो पहले ही पत्नी को दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए इजाज़त दी थी। कोर्ट ने शर्त रखी थी कि इस दौरान मनीष मीडिया से बात नहीं करेंगे, परिवार के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं, अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजूदगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट।
तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत जानकारी पाने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।